बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स होल पावर 12। इसके अंदर से हमें वो टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से क्या मुराद है? पहले तो जस्ट इसकी मैं ट्रांसलेशन करता हूं कि ऐसी टर्म जिसमें एक्स ना आए, एक्स वेरिएबल ना हो। तो मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लूं, फिर इस पे डिस्कशन आगे वजाहत करता हूं। यहां पे पावर 12 है बच्चों। जब भी पावर हायर पावर जोन, नेचुरल नंबर जोन 3 से ऑनवर्ड, मैंने बोला था कि जब भी पावर 3 से ऑनवर्ड हो, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर उसका भी फार्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब उसका भी फार्मूला है। इससे आगे जब भी हायर पावर्स होती हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाकर वो वाली इसके अंदर से टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में तो हम सारी की सारी टर्म्स निकालते हैं। यहां पे हम दूसरे लफ्जों में अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और बीच में से फिर अचानक से कोई रैंडम टर्म निकालनी है, लेकिन वो वाली टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी इसमें एक्स ना आए। अब स्टूडेंट्स, यहां पे सवाल में लफ्ज आ गया टर्म, लेकिन पहले वो हमने ढूंढनी है कि वो कितनी टर्म है या कौन सा टर्म है जिसमें एक्स नहीं आ रहा। तो आए इसके लिए वही, यानी क्वेश्चन के अंदर मैंने शुरू में ये डिस्कशन इसलिए की कि पेपर में पता कैसे चलेगा कि ये सवाल 7th चैप्टर से है। तो 7th चैप्टर में फिलहाल हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें पावर नेचुरल नंबर है और हायर पावर्स हैं। तो या पूरी सीरीज निकालनी होती है या उसके अंदर से अचानक से कोई रैंडम टर्म निकालनी होती है। तो ये रैंडम टर्म का सवाल है। रैंडम टर्म जब भी निकालनी होती है उस पर ये फार्मूला लगता है। तो आए हम रैंडम कौन सी टर्म निकालनी है देखें जरा। इसमें a 2x स्क्वायर है। जब भी अंदर नेगेटिव होगी, दरमियान में वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वो b के साथ नेगेटिव जरूर लिखना है। तो b की वैल्यू यहां पे ये है -1 ओवर x। मैंने ये बात पहले भी बताई हुई, मैं फिर बता रहा हूं। आप इसको ऐसे भी लिखकर बनाकर एक स्टेप पर फिर a भी मेंशन कर लें। अब देखें a 2x स्क्वायर, b -1 ओवर x और n क्या है? 12 है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने एक स्टेप वाजे करने के लिए मजीद बढ़ा दिया। तो आपके पास अब ये a b और n मिल गए हैं। जनरल टर्म फार्मूले में पुट करेंगे TR+1 NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r, ये जनरल टर्म फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर लो। यहां पे अंदर लफ्ज आप लिख लेना पुटिंग वैल्यूज। a हमारे पास 2x स्क्वायर है, n जो है वो 12 है, तो 12 माइनस आर, ये इनका डिफरेंस हमेशा a की पावर होती है, और b की पावर ये हमेशा नीचे वाला नंबर होता है, -1 और x होल पावर आर। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बोला था, मैं फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस स्टेप पर आकर आपने अगर अंदर बेस में दो दो टर्में हैं, जैसे ये देखो 2 है और x स्क्वायर है, तो सबकी अलग अलग पावर ले लो। और इधर भी ऊपर नीचे देखो तो दो टर्में हैं, यानी वैल्यूज अंदर बेस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या बेस में डिवाइड हो रही हैं, तो सबकी अलग अलग पावर्स लेनी है। क्यों? अभी ये मैं बताता हूँ। ये आदत मैंने हर पार्ट्स में इसलिए बनाई थी कि यहाँ ये आपके अब काम आने वाली है बात, गौर करना। तो x की, तो 2 की पावर अलग की, x स्क्वायर की पावर अलग की, -1 पावर r और नीचे x पावर r। अब कोशिश ये करनी है कि जब भी ऊपर नीचे वेरिएबल आ जाए, जैसे ये देखो x की ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, तो इनको इकट्ठा करना है। तो पहले मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया, ये पावर के साथ जब पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बाकी तो चीजें वैसे हैं। अब मैंने इन दो टर्म्स को बाहर यानी शुरू में लिख लिया, कांस्टेंट है, और वेरिएबल वाली टर्म, ये जो x वाली टर्म है, इनको इकट्ठा किया ऊपर नीचे। अब मजीद x की पावर को कंबाइन करना है, तो x की ये जो नीचे r पावर है इसको ऊपर ले जाओ,
24 माइनस 2r माइनस r, तो वो -3r मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आए सवाल पर दोबारा। मुझे सवाल में वो टर्म चाहिए जिसमें x ना हो, x ना आ रहा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इट मीन x की टर्म को गायब करना है, खत्म करना है। यूं नहीं खत्म करना, मैंने वैसे मिटा दिया। सवाल में हमें क्या करना है, ये बात गौर से देखिए। टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी जो ऊपर पावर होगी दैट इज 0। x की पावर को क्या हो जाना चाहिए, 0, तब जो है वो x खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। दैट्स वाई इस सवाल के अंदर ये बात छुपी पड़ी है कि आपने यहां x की पावर 0 से इक्वेट करना है। पहले तो हम करते थे ना, टर्म विच इन्वॉल्व x पावर 10, टर्म विच इन्वॉल्व x पावर 5, यहां टर्म विच इन्वॉल्व x पावर 0, ये जुमला इसके अंदर छुपा पड़ा है। तो हमने, आप बच्चों अपनी बुक्स निकालें प्लीज, स्टूडेंट्स पेज 198 निकालें प्लीज, अपनी बुक्स का पेज 198 निकालें। क्वेश्चन 7 के अंदर, बुक का क्वेश्चन 7 है एक्सरसाइज 7.2 के अंदर, फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो लफ्ज इंडिपेंडेंट ऑफ x को ऐसे अंडरलाइन करें, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और इसके ऊपर लिख लें x0। अब मैं जुमला बोलता हूं, फाइंड टर्म विच इन्वॉल्व x पावर 0। ये तो आपको क्लियर हो गया था, लेकिन उसने इसकी बजाय थोड़ा सा बात को घुमा फिरा के किया। तो इस सवाल में हमने इन फैक्ट क्या करना है, x पावर 0 से इक्वेट करना है उसको, x पावर 0 से इक्वेट करना है। ये बेसिकली इस सवाल में ट्रिक है। तो आपने जैसे देखे ना, 6 क्वेश्चन में हमें कभी b पावर 6 निकालनी होती थी, वो टर्म जिसमें b पावर 6 है, या हमें वो टर्म निकालनी होती थी जिसमें q पावर 8 है। तो यहाँ पे हमें वो टर्म निकालनी है जिसमें x पावर 0 है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये आपने इक्वेट करके अब बच्चों r निकाल लेना है। r को वापस इसमें पुट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और गौर करें, इसमें x नहीं रहा, दिस टर्म यानी 9th टर्म जिसकी ये वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ x। सर आपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इस तरह के जो सवाल होंगे जिसमें ये जनरल टर्म फार्मूला यूज होगा, 2 तरह के सवाल होंगे, या सवाल के अंदर किसी टर्म का जिक्र फिक्र होगा कि 6ठी टर्म निकालें, 7वीं टर्म निकालें, या फिर इसके अलावा सवाल में वेरिएबल का जिक्र होगा, यानी फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x5 या फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग b पावर 5। इस तरह से ये तो सवाल इन दोनों बातों से हटकर है। नहीं बच्चों, ये जो है बात छुपी हुई थी, इसमें थोड़ा सा उसने बात को घुमा फिरा के पेश किया। यहां पे है वेरिएबल का ही जिक्र, यानी हमने x पावर 0 से इसको इक्वेट करना है। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया। एक और बात सुन लें, ये जो रिजल्ट आया ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस सवाल में वो यूं भी कह सकता था, ये बात भी पूछ सकता था कि फाइंड कांस्टेंट टर्म, यानी वो टर्म जिसमें कांस्टेंट वैल्यू है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी वेरिएबल नहीं आ रहा, उसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो भी आपने यही करना, फिर उधर सिर्फ ये लफ्ज लिखना है, द कांस्टेंट टर्म वी मीन पावर या एक्सपोनेंट क्या है? 0 है। तो उसमें भी यही काम करना है। ये इस तरह की आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, मैं आपको जस्ट वो एग्जाम्पल बता देता हूँ कहाँ पे पड़ी है। बुक का पेज 195 है, उसमें नीचे एंड पे एग्जाम्पल है, आखिरी 2 लाइंस में देखें। 195 पेज आखिरी 2 लाइंस में देखें, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2/x होल पावर 10। तो इसके सोल्यूशन में सारी वही स्टोरी है। तो इधर आके वो वही लफ्ज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो आपने
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बजाय बुक में लिखना है फॉर द कांस्टेंट टर्म, तो आगे वही चीज, वही इक्वेट और ये सारा इसी तरह से। एग्जाम्पल बेटा इसी तरह से आपने कर लेनी है, यानी अगर लफ्ज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए या कांस्टेंट टर्म आ जाए एक ही बात है। तो ये अब सवाल देखें, ये बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ एग्जैक्टली सेम पैटर्न। पार्ट 2, अंडर रूट एक्स प्लस 1/3x² होल पावर 10। इसमें ए ये है, जब अंदर पॉजिटिव हो तो बी के साथ फिर पॉजिटिव साइन डालना है शुरू में इधर आगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव हो तो फिर बी के साथ ज़रूर नेगेटिव डालना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। और इसमें n10 है तो r हमें खुद निकालना है, तो इसमें बच्चों फार्मूला लगेगा बिल्कुल उसी तरह से। ये x पे पावर 1/2 है, तो जब पावर के साथ पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 10 - r इंटू 1/2, तो ये बेटा बनेगा 10 - r ओवर 2। और यहाँ पे देखें 3 की पावर r अलग, x की पावर 2r अलग। सर यहाँ पे आपने 1 की पावर r नहीं लिखी, तो 1 की पावर r लिखने से फायदा कोई नहीं है। हाँ, बेस -1 होता तो फिर हम जरूर लिखते, क्योंकि 1 की पावर r भी एक नेचुरल नंबर आना है, तो 1 की पावर कोई भी होगी तो वो 1 आएगा। लेकिन -1 की जब पावर r होगी तो वो डिपेंड करता है r इवन है या ऑड है। अगर r इवन होगा तो -1 पावर इवन वो फिर पॉजिटिव 1 होगा, और अगर r ऑड नंबर होगा तो -1 पावर ऑड नंबर वो -1 होगा। तो जब -1 हो तो फिर पावर जरूर लिखा करते हैं, लेकिन जब बेस 1 हो तो उस पर फिर पावर ना डालें, कोई जरूरत नहीं। अब हमने इसमें भी ये x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, x की टर्म्स को इकट्ठा करना है। अगर हम x की टर्म्स को इकट्ठा ना करें तो हमने इक्वेट x से करना है, तो ऊपर भी x की टर्म होगी, नीचे भी x की टर्म होगी, तो पहले हम उनको इकट्ठा करके टोटल x की टर्म पावर बनाकर फिर इक्वेट करते हैं। इधर भी यही बात मैंने बताई थी कि आपने ये x की टर्म्स को इकट्ठा करना है। अगर हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही टर्म के साथ हम उसको इक्वेट करेंगे, दूसरी के साथ नहीं इक्वेट करेंगे, तो वो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसमें टर्म्स को इकट्ठा करना है और आपने फिर ऊपर डिवाइड करके टोटल x की पावर अलग से बनाकर फिर उसको इक्वेट करना है। इधर भी वही काम किया मैंने, x की टर्म्स को इकट्ठा करके टोटल x की टर्म बनाकर फिर उसको इक्वेट किया। इसको भी आपने x की इस पावर को x पावर 0 से इक्वेट करना है। बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, इधर भी यही बात की थी। तो यहां से r की वैल्यू निकालें। बच्चों ये स्पेस कम थी तो मैंने शार्प टिप वाले मार्कर से लिखा, आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा। तो इसमें आपने ये बेसिस सेम हो तो इसमें पावर सेम हो तो बेसिस इक्वल हो जाते हैं। बेसिस को इक्वल करके हमने r की वैल्यू निकाल ली। ये देखें बच्चे, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 - 5r इज इक्वल टू 0। तो 5r उधर जाके 10 के नीचे फिर 5 डिवाइड कर लें तो r की वैल्यू आएगी 2। r की वैल्यू 2 को इसमें पुट करें, और ये r की ऐसी वैल्यू होगी जरूर जो x की पावर को क्या बनाएगी, 0 बनाएगी। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में x की पावर 0 हो जाएगी, श्योर बात है। तो इसमें जब आप फाइनली वापस इसमें पुट करोगे तो x की पावर 0 हो जाएगी। और ये मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने ये डायरेक्ट आगे ये जवाब लिख लिया। आप वैसे कैलकुलेट कर लेना, ये x की पावर 0 हो जाएगी और ये नीचे 1/9 बनेगा, और 10c2 को भी कैलकुलेटर से सॉल्व करें। फाइनली कैलकुलेशन आपकी क्या बनेगी, 5 आंसर आएगा। तो इसमें देखें x कोई रहा है, नहीं आया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है ऐसे। ये भी यही इसी तरह से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई है, 5 आ गई है वैल्यू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का पेज 197 निकालें प्लीज। उस पे ऊपर टॉप पे देखें तो एक एग्जाम्पल है, बहुत अहम एग्जाम्पल है, बहुत अहम। आप इसके साथ बुक पर मार्क करें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे
जिनमें दो दो तीन तीन चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, या वो शॉर्ट क्वेश्चन में होंगे ऐसे क्वेश्चन, या वो लॉन्ग में होंगे। ये फेडरल बोर्ड ने पिछले 2-3 साल से ऐसी पॉलिसी रखी है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस देगा या बनाएंगे। तो प्लीज इसमें एक्चुअली दो चीजें मांगी जा रही हैं, बट ये बात छुपी पड़ी है इस क्वेश्चन के अंदर। एक ये टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज 5/2। इसकी चौथी टर्म ये है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड एन। इसमें ए और एन मांग रहे। टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल एग्जाम्पल है। ये मैं इसलिए करा रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल सिंपल होती हैं वो मैं नहीं कराता हूं, सॉल्व होती हैं एग्जाम्पल बुक पे और आपको बड़े आराम से आ जाएंगी। लेकिन जो जो एग्जाम्पल मैं समझूंगा ना कि ये कराने वाली हैं, ये बच्चों को बतानी चाहिए, तो वो मैं ज़रूर कराता हूँ। तो ये उनमें से ये एग्जाम्पल है, ये करानी चाहिए। इसमें एक बात ख़ास है ऐसी कि वो बच्चों को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। गौर कीजिएगा, इसमें दो बातें हैं ख़ास। पहली बात तो यह कि इसमें ये लफ्ज़ छुपा पड़ा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कहाँ नजर आ रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये फलां चीज हमें, मैंने क्लू दे दिए, मैंने एक रास्ता दे दिए, मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है, अब आप क्लिक कर गए हैं। यस जी, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2। इट मीन इसमें तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म आ गई। इट मीन इसकी चौथी टर्म कांस्टेंट टर्म है। फोर्थ टर्म इज 5/2 मीन चौथी टर्म कांस्टेंट टर्म है। ये बेसिकली इस क्वेश्चन में एक खास बात है जो छुपी पड़ी है। तो इस बात की मदद से हम आगे चलेंगे, यही मेन थी चीज। आए क्वेश्चन का सलूशन शुरू करते हैं। तो इसमें वही बात पहली, इसको हमने ए लेना है, इसको हमने बी लेना है, इसको हमने एन लेना है। ए हमारा ए एक्स है, बी हमारा 1/x है, एन इज एन। अब सवाल में वो कह रहे हैं चौथी टर्म T4। तो चौथी टर्म के लिए आपको आर क्या लेना पड़ेगा, 3। आपको मैंने बताया हुआ, या क्वेश्चन के अंदर टर्म का जिक्र होगा या क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल का जिक्र होगा। इसमें दोनों चीजों का जिक्र आ गया, दो कंडीशनें हैं। दैट्स वाई दो वेरिएबल की वैल्यू मांग रहा है, एक ए की और एक एन की। तो जितनी किसी चीज में वेरिएबल की वैल्यू मांगी जाती है उतनी कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। आए आगे चलते हैं। तो फोर्थ टर्म के लिए R3, फोर्थ टर्म के लिए आर क्या लेना है, 3। एक फोर्थ टर्म की का जिक्र है और दूसरा टर्म वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये दो वो कंडीशंस। तो आए इसमें आर को 3 पुट करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें ए को ये, बी को ये, एन को एन और आर को 3 पुट किया, यहां तक पहुंचे। मैं हर पार्ट में बेटा बोलता आ रहा हूं, मेरे प्रीवियस लेक्चर भी सुन लें, यहां पे भी देख लें आप कि ये मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि जब भी बेस में दो टर्म्स हो, यहां भी और यहां भी, तो उनको अलग अलग पावर को करेंगे, हर टर्म की पावर को। ये यहां पे ये स्टेप हो रहा है, क्योंकि अब मैंने इस एक्स की टर्म को और इस एक्स की टर्म को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके ऊपर ले जाऊंगा। एक्स की पावर मेरे पास बनी n-6, बट क्वेश्चन में जो है ये फोर्थ टर्म है, और क्वेश्चन में जो फोर्थ टर्म है वो 5/2 है। इट मीन ये पहली बात तो यह कि इस पूरी टर्म को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और कांस्टेंट बनाने के लिए या इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसको डिसअपीयर हो जाना चाहिए। एक्स की पावर, इस टर्म को डिसअपीयर हो जाना चाहिए। ये तभी डिसअपीयर हो सकती है जब एक्स की ये पावर जो है क्या हो जाए, 0। यही जुमला मैंने लिखा। एज फोर्थ टर्म, हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि फोर्थ टर्म इज 5/2 विच इज कांस्टेंट, गिवन है ये चीज। इट मीन T4 मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। चौथी टर्म का सवाल में आंसर 5/2 गिवन है, लिहाजा इस टर्म को कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। दैट्स वाई इसमें हम इसको किसके इक्वल, एक्स की पावर को किसके इक्वेट कर रहे हैं, एक्स पावर 0 से।
n इज इक्वल टू 6 मिल गया इस जुमले से। ये बात पेपर में जरूर लिखनी है। तो n 6 मिल गया। पहले इस n की वैल्यू को हम वापस, जो मैंने आपकी आदत बनाई हुई है, हमेशा इसमें पुट करते हैं। पहले तो पुट कर लें। पुट करने पर हमारे पास चौथी टर्म का ये आंसर बना, लेकिन उधर चौथी टर्म का ये आंसर है सवाल में। इनको क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, तो a मिल जाएगा। यानी एक कंडीशन से हमें n की वैल्यू मिल रही है और दूसरी कंडीशन से हमें a की वैल्यू मिल रही है। कौन सी कंडीशन? फोर्थ टर्म इज कांस्टेंट। 5/2 की बजाय मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं। फोर्थ टर्म इज कांस्टेंट, सो ये कंडीशन से हमें n मिल गया। और फोर्थ टर्म की अपनी वैल्यू क्या है, दैट इज 5/2। उस कंडीशन से a मिल गया। ये चेक कर लें a की ये वैल्यू। अच्छा, यहां पे मैं बच्चों ये बताता चलूं कि ये a³ इज इक्वल टू 1/8। तो मैंने ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जैसे आपके पास टॉपिक था ना, तो उसमें फर्ज कर लो जैसे ये चीज होती है, तो हम सारे रूट्स निकालते थे, x के तीनों रूट्स, x की वैल्यूज निकालते थे। तो एक तो ऐसे करके ना, फिर आप रिकॉल करें, उसमें इमेजिनरी रूट्स भी आते हैं। तो यहां पे भी a के इमेजिनरी रूट्स आएंगे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। a शुड बी कांस्टेंट नंबर, a शुड बी रियल नंबर। रियल वैल्यू निकालनी है, इमेजिनरी नहीं निकाल रहे। यानी इसको यहां से कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर इसको भी फिर इस मेथड से क्यों नहीं कर रहे हैं कि 1/8 को इधर ले जाएं और आप a का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब करें और फिर वो a³ माइनस b³ का फार्मूला लगाकर, तो उसमें a की एक वैल्यू तो यही आनी है, बाकी दो a की जो वैल्यूज हैं वो इमेजिनरी होंगी। दैट्स वाई उन वैल्यूज को हम निकाल ही नहीं रहे, सीधा सीधा हम रियल वैल्यू ही निकाल रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यू पे डिस्कशन नहीं कर रहे। यानी 1/8 को आपने लिखा 1/2 का क्यूब और डायरेक्ट दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, तो a की वैल्यू 1/2 आ रही है। ये प्लीज देख लें, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये शॉर्ट में भी आ सकती है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनाकर दे सकता है ये एग्जाम्पल। बच्चों, अब मैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कराने लगा हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के कराने से पहले इसकी निस्बतन ये एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, ये आसान है। पहले हम ये एग्जाम्पल कर लें, फिर इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, कर लेंगे, तो क्वेश्चन की आसानी से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? पेज 196 पे ये एग्जाम्पल है। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अब इसके एंड से टर्म निकालनी है, यानी इसको एक्सपेंड किया जाए तो इसके एंड से जो टर्म होगी, कितनी टर्म, थर्ड टर्म, वो बतानी है। बच्चों आप रिकॉल करें, हम ये जो फार्मूला लगाते हैं, ये तो टर्म को शुरू से काउंट करना स्टार्ट किया था, तो ये फार्मूला बना था। यानी ये फार्मूला तब लगाते हैं जब टर्म स्टार्ट से कोई टर्म निकालनी हो। क्या मतलब, आप रिकॉल करें, देखें, याद करें, जब हमने जनरल टर्म फार्मूला वो वाला डिस्कस किया था, तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम को हमने इस एक्सपेंड करके इसकी टर्म्स को इधर से काउंट करना शुरू किया था। वैसे भी देखें इसके अंदर, जब हमने बच्चों इसको, आप रिकॉल करें, a + b होल पावर n, nc0 a पावर n - 0 b पावर 0, nc1 a पावर n - 1 b पावर 1। यानी हमने जब 0 लिया नीचे या 1 रखा r को वैल्यू, या 2 रखी वैल्यू r की, तो ये सारी इसकी ये वाली फर्स्ट टर्म है। अब हम टर्म को स्टार्ट से गिनना शुरू कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं स्टार्ट से, लेफ्ट से, शुरू से। और ये पूरी ये वाली टर्म इसकी सेकंड टर्म है। इसी तरह से इस सारी टर्म को हमने कहा ये इसकी थर्ड टर्म है। इस लिहाज से इसको हमने कहा कि ये इसकी r+1th टर्म है, क्योंकि जो नीचे नंबर है वो वाला नंबर इस वाले नंबर से ज्यादा है। जो t के साथ नंबर है ये r से 1 ज्यादा है। ये 2 है तो टर्म के साथ 3, यहाँ r1 है तो टर्म के साथ 2, यहाँ r0 तो टर्म के साथ 1, यहाँ NCR है तो टर्म के साथ क्या होगा, r+1। तो टर्म को हमने
स्टार्ट से काउंट करना शुरू किया तो काउंट करते गए तो ये वाली जो टर्म थी ये फिर हमने स्टार्ट से गिना तो ये टर्म बनी थी r+1th टर्म। फर्ज कर लो इसी सवाल में वो कहता कि जी आप चौथी टर्म निकाल लें, तो ये अंडरस्टूड है स्टार्ट से चौथी टर्म निकालें शुरू से। और बच्चों मेरा आप लेक्चर अगर सुने जहां मैंने ये वाला क्वेश्चन, जहां मैंने ये फार्मूला कराया था और इसके साथ फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, उधर मैंने जानबूझ के बोल रहा था क्वेश्चन 4 मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स जब ये हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था और इसके साथ मैंने एक अपनी तरफ से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन कराया था और फिर साथ मैंने क्वेश्चन 4 कराया था, तो उन क्वेश्चन में आप मेरा वो लेक्चर सुने तो मैंने जानबूझ के वहां पे वो एक लफ्ज बोला था शुरू से। तो वो मेरा ये मकसद था कि जब भी हम किसी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कोई अचानक से टर्म निकालते हैं तो अंडरस्टूड है वो टर्म उसकी शुरू से गिन रहे होते हैं, शुरू से निकालनी होती है। यानी सवाल में आ जाए कि जी 2 + x होल पावर 10 है और आप इसकी 8th टर्म निकालें तो वो अंडरस्टूड है 8th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से हम निकालते हैं, बिगनिंग से। लेकिन अब बात रिवर्स हो गई है। इस एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं कि टर्म निकालें एंड से दूसरी साइड से। एंड से मुराद स्टार्ट की बजाय दूसरे तरफ से, शुरू बिगिनिंग से नहीं लेनी हमने, दूसरे एंड से लेनी, यानी इधर से हमने आना है और ये टर्म लेनी। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीकों से ये बात समझा देता हूं। एक तो ये एक डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी ये मौजूद है, ये हम करते हैं, जरा गौर से सुनना इस बात को। द kth term from end, the kth term from end से कोई k मीन कोई भी नंबर है, the kth term from end in the expansion of this one, इसकी एक्सपेंशन से अगर आपने कोई kth टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है, will be वही kth टर्म बिगनिंग से, स्टार्ट से कितनी टर्म या कौन सी टर्म बनेगी, will be n-k plus 2th term from start, बिगनिंग से या स्टार्ट से। इसी की एक्सपेंशन में जो एंड से kth टर्म होगी वो स्टार्ट से कितनी टर्म बनेगी, n-k plus 2। ये +2 की भी एक खास रीजन है। फिलहाल यहाँ पे आप ये जस्ट ये ट्रिक याद रख लें, ये डेफिनेशन याद रख लें कि एंड से जो kth टर्म है उसकी स्टार्ट से क्या नंबर बनेगा, n-k plus 2 टर्म फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। वजह ये कैसे ये सीन है आए मैं समझा देता हूं। फर्ज कर लो बच्चों आप a + b होल पावर 7 है, आप इसको एक्सपेंड करते हैं, तो मैं जस्ट इसकी टर्म नंबर्स बता रहा हूं, वैल्यूज नहीं टर्म्स की बता रहा हूं। तो इसमें टोटल 8 टर्म्स हैं। अब आपको कहा जाता है कि थर्ड टर्म एंड से देखो, तो थर्ड टर्म एंड से जो बनती है वो छठी टर्म है। एंड से जो थर्ड टर्म है वो कितनी टर्म है, एंड से वो छठी टर्म है। अच्छा, अब ये स्टार्ट से छठी टर्म है, एंड से थर्ड टर्म है। स्टार्ट से कितनी टर्म है, छठी टर्म, एंड से थर्ड टर्म है। अब देखें एंड से छठी टर्म को स्टार्ट से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका नंबर, ये तो यूं कर लिया ना, फर्ज कर लो पावर बहुत हाई है तो हम इस तरह से करने की बजाय हम यही ट्रिक लगा रहे हैं कि एन है यहाँ पे 7, टर्म एंड से कितनी निकालनी है, थर्ड टर्म, तो ये के है थर्ड, के 3 है, केथ टर्म यानी के यहाँ पे 3 है, kth term from end, third term from end, it mean k3 and 7 है। 7 - 3 + 2, चेक करो ये स्टार्ट से छठी टर्म बन रही है। 7 + 2 9 - 3 6, इट विल बी एंड से जो थर्ड टर्म है फ्रॉम एंड वो होगी स्टार्ट से कितनी टर्म होगी, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, इस वक्त वो T6 है, वो T6 है। स्टार्ट से वो कितनी टर्म होगी, 7 - 3 +
टर्म फ्रॉम स्टार्ट, चेक करें वो कितनी टर्म है, छठी टर्म, और इधर भी मैंने कहा कि वो कितनी टर्म है, 6 टर्म। एंड से जब कोई टर्म निकालनी हो तो उसका क्या तरीका है, n माइनस दैट नंबर प्लस 2 करके उतनी ही टर्म स्टार्ट से। सर आप स्टार्ट वाली स्टोरी पे क्यों आ रहे हैं, हमने इस फार्मूले से टर्म निकालनी है और ये फार्मूला जो है स्टार्ट वाली टर्म पर ही लगता है। यानी जब हमने टर्म को काउंट करना शुरू किया तो स्टार्ट से काउंट करना शुरू किया, तो इट मीन आपको छठी टर्म अब स्टार्ट से निकालनी है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, बड़े आराम से समझ आएगी, एग्जाम्पल पहले कर लेते। अब कोई मसला नहीं रहा आपके लिए। एक और भी इसका तरीकाकार है, लेकिन आप ये देखें ये जल्दी हो जाता है। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो हमने पहले इसमें ए बी और एन मेंशन कर, लेकिन अभी फौरन हम आर नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि एंड से टर्म जो है वो स्टार्ट से कितनी टर्म बनेगी वो पहले मालूम करके फिर आर बताएंगे। तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, एंड से जो थर्ड टर्म होगी वो स्टार्ट से कितनी टर्म बनेगी, ये है n माइनस के प्लस 2। तो n है यहाँ पे 5, k स्टार्ट से थर्ड टर्म, तो एंड से थर्ड टर्म, तो k है 3 प्लस 2, तो n माइनस के प्लस 2, k मीन एंड से जितनी टर्म है वो k है। तो इसको सॉल्व करें, 5 प्लस 2 7 माइनस 3 दैट इज फोर्थ टर्म, ये फोर्थ बनेगी। इतनी टर्म फ्रॉम स्टार्ट, इतनी टर्म जो है वो स्टार्ट से होगी, बिगिनिंग से होगी। इट मीन इस सवाल में मुझे बच्चों अब चौथी टर्म स्टार्ट से निकालनी, और वो चौथी टर्म जो स्टार्ट से होगी वो ही इसके एंड से थर्ड टर्म है, वो हमने बता दिया। बस अब आगे कोई मसला नहीं। अब यूं समझें कि इसकी चौथी टर्म निकालनी है स्टार्ट से, तो ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, एन भी मालूम है, और चौथी टर्म के लिए आर क्या लोगे, अब R3 लोगे और इसमें पुट कर लो, तो आपको बेटा ये रिजल्ट बन जाता है। इसको कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। अब आए यहां पे क्वेश्चन में, फाइंड rth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n। तो इसमें ये कंडीशन का कोई खास रोल नहीं है, मैंने ये बात पहले ही कई बार बताई हुई है कि NCR में ये R जो होता है ये हमेशा n से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी R की ये कंडीशन पहले ही मैंने बताई हुई। तो इस कंडीशन का कोई खास सामने क्वेश्चन में मकसद या रोल नहीं है। तो अब हमने एंड से rth टर्म निकालनी है, एंड से, इट मीन ये आपका अब k है, k जो है वो ये है। फाइंड rth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n, दैट विल बी द rth टर्म फ्रॉम एंड, ये किसके इक्वल होगी, n माइनस r प्लस 2, k यहां पे r फ्रॉम स्टार्ट, एंड से इतनी टर्म, ये अब k है, ये n माइनस के प्लस 2, स्टार्ट से इतनी टर्म होगी। अब हमने इतनी टर्म निकालनी है, इतनी टर्म मतलब ये tn माइनस r प्लस 2। तो बेटा जब भी ये बात मैंने बताई हुई, जब भी कोई टर्म स्टार्ट से निकालते हैं, लेट 7th टर्म निकालनी है, तो r कितना लेते हैं, उससे एक लेस। तो अब हमने r6, यहां हमने r क्या लेना है, इससे एक लेस, इससे एक लेस जरा करें, -1 करें इससे, तो r जो है ये बन रहा है n माइनस r प्लस 2, तो इस +1 n माइनस r प्लस 1, तो r हम ये ले रहे हैं। इतनी टर्म के लिए हमने r क्या लेना है, n माइनस r प्लस 1, r हमने ये लेना है n माइनस r प्लस 1। तो बाकी हमें a ही है, b ही है, n ही है, तो वो मैंने इधर लिखा नहीं, इसमें वो अंडरस्टूड है। तो इस फार्मूले में अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, n ही है, लेकिन r की जगह क्या पुट करना है, n माइनस r प्लस 1, यहां भी r की जगह n माइनस r प्लस 1,
और इधर भी और इधर भी और इधर भी, आर की जगह ये हमने n माइनस आर प्लस वन, तो n सी n माइनस आर प्लस वन ए पे पावर n माइनस, अब माइनस के बाद इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, यानी मैंने n माइनस आर प्लस वन यूं नहीं लिखा पावर को, डायरेक्ट मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखो ना, n माइनस n प्लस आर माइनस वन, यानी मैंने डायरेक्ट अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लिए, और b पावर आर, आर ये आर आपका ये पुट कर लिया। अब बच्चों ये कट गया यहां से, बाकी आपका आंसर है ये, यहां तक ही काफी है। और ये देख लें ये कितनी टर्म है, n माइनस आर प्लस वन, आर की इतनी वैल्यू प्लस वन, तो n माइनस आर प्लस टू टर्म ये स्टार्ट से होगी, और जो स्टार्ट से है वही टर्म एंड से क्या है, ये आरथ टर्म है। स्टार्ट से इतनी टर्म इक्वल होगी आरथ टर्म फ्रॉम एंड। जैसे इधर मैंने कहा कि स्टार्ट से चौथी टर्म होगी और एंड से वो कितनी टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। यहां पर बच्चों चाहो तो आप इस पर एनसीआर का फार्मूला लगा लो, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन कोई खास क्वेश्चन पे असर या फर्क पड़ना नहीं, तो यहां तक ही काफी है। एक तो बच्चों है ये तरीका, ये सीधा सीधा आपको क्लिक भी हो जाएगा। एक और भी तरीका है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट के तौर पे बता देता हूँ, आपकी मर्जी है उससे करना चाहें तो भी कर लें। मैं इस एग्जाम्पल को उस तरीके से करा देता हूँ। इसी का बेटा kth टर्म फ्रॉम एंड से निकालने का दूसरा तरीका ये भी है, द kth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b होल पावर n विल बी द kth टर्म फ्रॉम स्टार्ट ऑफ b प्लस a होल पावर n, यानी अंदर वाली वैल्यूज को जस्ट आप शफल कर दें तो उसके एंड से जो kth टर्म होगी वही टर्म इसके क्या हो जाएगी, स्टार्ट से उतनी ही टर्म बन जाएगी। मतलब इधर देख लें, इसमें हम क्या करेंगे, हम b को a बना लेंगे, ये नेगेटिव साथ आएगा, और a को b बना लेंगे और पावर 5 लिख लेंगे, और ये साथ जुमला लिखेंगे क्या, द थर्ड टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिस वन विल बी द थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। यानी ए बी को जस्ट शफल कर दें तो वो आपकी उधर वाली सारी टर्म जो होंगी वो ऐसे रिवर्स होके इधर आ जाएंगी। ए प्लस बी में ये 8वीं टर्म है, बी प्लस ए में ये पहली टर्म होगी, ए प्लस बी में ये सेकेंड लास्ट टर्म है, b प्लस ए में ये सेकेंड टर्म होगी, a प्लस बी में ये थर्ड लास्ट टर्म है, यानी एंड से थर्ड टर्म है, लेकिन b प्लस ए में ये कितनी टर्म बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी। यानी इधर से थर्ड लास्ट है और इधर से वो क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी। तो थर्ड टर्म जो है वो स्टार्ट से बन जाएगी और उसकी वैल्यू जो है फिर वो हम निकाल लेंगे। यानी छठी टर्म इसके एंड से जो बनेगी b प्लस ए के स्टार्ट से, वो फिर थर्ड टर्म वही छठी टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो यही बात इधर मैं कर रहा हूँ, जब भी आपको ऐसे आ जाए सवाल तो ए बी को शफल कर दो और उतनी टर्म जो एंड से निकालनी थी वो स्टार्ट से उतनी टर्म बन जाएगी। तो ये भी आप इस तरह से, अब आगे ए को लेना है, अब फार्मूले में अब ये अब नया सवाल बन गया, इसके एंड से जो थर्ड टर्म थी वही थर्ड टर्म अब इसके स्टार्ट पे जो उसका आंसर होना था वही इसके स्टार्ट से जो थर्ड टर्म होगी उसका भी वही आंसर हो। अब ये सवाल बन गया कि इसके हमने स्टार्ट से थर्ड टर्म इसके स्टार्ट से निकालनी है। तो अब जो है इसमें ए ये ले लेना है और बी ये ले लेना है और n 5 ले लेना है और फॉर थर्ड टर्म आर क्या ले लेना है, 2। आप चेक करके देख लो, उसका भी बच्चों यही आंसर आएगा। ए ये ले लो, बी ये ले लो, n ये ले लो और थर्ड टर्म के लिए r क्या ले लो, 2, और इसमें पुट कर दो तो आपका एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। चेक कर लेना। स्टूडेंट्स, मैं एक और बात भी यहाँ पे ऐड करता चलूं, आप में से कोई बच्चा उसके जहन में ये सवाल आ सकता है, वो ये बात कर सकता है कि सर ये r और ये r, सर ये r और ये r, यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r की तो वैल्यू फिर ये बन रही है
आर इधर आके आर प्लस आर 2r बन जाएगा और आर तो फिर ये बन रहा है। तो क्या भला इस बात का जवाब होना चाहिए? बाकी बच्चे सोचें जरा जी। ऐसा हम ये यहां पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि यहां पे बच्चों ये वाला जो आर है, ये वाला आर, ये यहां से हम ले रहे हैं, यानी केथ टर्म फ्रॉम एंड। तो ये जो आर है इनफैक्ट ये के की जगह काम कर रहे हैं, जबकि ये वाला जो आर है ये फार्मूले वाला आर है। ये आर और होगा और ये आर और है, इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी आपको जब इतनी टर्म निकालनी हो तो आर हम क्या लेते हैं, आर जो है वो इससे एक लेस लेते हैं। ये वाला जो आर है ये इस रूल से हमने बनाया हुआ है जो हम टर्म से निकालते हैं। तो ये वाला आर जो ये या ये एक ही बात है, ये वाला आर और चीज है, जबकि ये वाला आर जो है ये और चीज है। इन दोनों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। फर्ज कर लो 7th टर्म फ्रॉम एंड निकालना हो, किसी भी सीरीज के एंड से 7th टर्म निकालनी हो, तो यहां पे ये वो आर 7 होगा और ये आर जो है जो टोटल ये टर्म नंबर बनेगी उससे आर हम एक लेस लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर टर्म बन रही है ये बन रही है, तो आर हमने क्या किया, उससे एक लेस किया। अभी मैंने आपको बताया था कि इससे एक लेस करें तो आर बनता है। तो ये आर और चीज है, जबकि ये वाला आर और चीज है। इन दोनों आर को हम इकट्ठा करके आर नहीं बना सकते, निकाल सकते। स्टूडेंट्स, इस बात को मैं एक और अंदाज में भी समझा देता हूं। आपने मेरा लास्ट लेक्चर सुनना है जिसमें मैंने क्वेश्चन 5 और 6 का जिक्र किया था। तो क्वेश्चन 6 ये था, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट ये था। क्वेश्चन 6 पार्ट 1 था, उसमें ये वैल्यू थी a स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2b स्क्वायर होल पावर 10। तो बच्चों आप मेरा वो लेक्चर सुने, उसमें भी मैंने ये बात की थी जो मैं इधर अब कर रहा हूं दोबारा, और इस बात को फिर इससे रिलेट कर रहा हूं। उधर मैंने जब हमने a को लिया था a स्क्वायर ओवर 2 और b को मैंने लिया था 2b स्क्वायर, तो मैंने वहां पे ये बात की थी कि वैसे सेंसिबल तरीके से देखा जाए तो ये चीज ऐसे लिखनी नहीं चाहिए मैथ में, कि कभी हम ऐसा नहीं लिखते कि x जो है वो खुद 2x के बराबर है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ b जो है वो खुद 2b स्क्वायर के बराबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ मैंने कहा था कि इतनी बारीकी में ये लोग देखते नहीं है इस चीज को, और आप ले लें ऐसे ही ले लें, लेकिन मैच्योर ये तरीका नहीं है। ज्यादा मैच्योर ये तरीका था, साथ मैंने बताया कि आप इसमें फिर सिंबल जो है नोटेशंस चेंज कर लें, ऐसे मैंने बोला था। लेकिन वो फिर बच्चे कहेंगे ये एक और नई बात आ गई और उसमें एक नए अंदाज में हम फार्मूला कैसे याद रखें। वो फिर फार्मूला जो है वो फिर इस तरह से हो जाएगा, कैपिटल R प्लस 1 दैट इज NCR, इस तरह से कैपिटल R a पावर n माइनस R b पावर R, इस तरह से करना पड़ जाएगा। तो मतलब मैंने कहा कि फिर ऐसे रहने ही दें, मतलब कई लोग जो है ना इस चीज से बच्चे कई परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा नॉर्मली आप यूं ही ले लें। साथ आप रिकॉल करें, मैंने इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से भी एग्जांपल भी बता दी थी कि फर्ज कर लो ये 7ax स्क्वायर है और माइनस 2bx है प्लस 3c है, इस तरह से कोई लिया था। तो फिर इसमें a को 7a लिखना ये अच्छी बात नहीं है, बेहतर बात नहीं है। तो इसमें फिर मैंने कहा था कैपिटल A यूं ले लें, कैपिटल B ये ले लें और कैपिटल C ये ले लें, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप ये कैपिटल ABC के लिहाज से क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लें, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यानी इस तरह से कर लें। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में कोई सिंबल्स ऑलरेडी यूज हो रही हो और उन्हीं सिंबल्स के लिहाज से आगे हमने फार्मूला भी बनाना हो, 7a यूज हो रहा है, इसको मैं a कहूं आगे स्मॉल a, और इसी तरह से माइनस 2b को मैं स्मॉल b कहूं, तो इन दैट सिचुएशन हम फिर सिंबल जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे rth टर्म इत्तेफाक से एंड से निकालनी थी
और वो इस आर से मैच कर रही है सिंबॉलिकली, तो बेहतर यही है कि फिर आप यहाँ पे सिंबल्स चेंज कर लें, इसको स्मॉल आर रहने दें, जबकि यहाँ पे आप इसको कैपिटल आर कर लें, तो फिर ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर कैंसल इकट्ठे नहीं होंगे और उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी सीन इस तरह का बन जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1। तो इसमें फिर वो सीन या वो सिचुएशन नहीं बनेगी। तो अब देखें तो ये अब वो सीन नहीं होगा कि आप कहें कि जी ये आर और ये आर इकट्ठे होके हम आर की वैल्यू फिर वो बना लें, तो ऐसा इधर फिर नहीं होगा। बहरहाल सिर्फ मैंने आपके नोटिस में या नॉलेज में ये चीज़ लानी थी, ज़्यादा बारीकी में इधर ये चीज़ देखते नहीं हैं लोग और इतनी गहरी या डीपली इस अंदाज में चीज़ को बताते भी नहीं हैं। तो मैंने तो इंशाल्लाह आपको हर तरह से कंसेप्ट देना है कि बेटा आपने मैथ सीखना चाहिए, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, मैथ को आप सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। जो चीज़ बंदा सीख लेता है ना वो फिर भूलती नहीं है, लेकिन पढ़ी हुई बात कभी कभी याद नहीं रहती, भूल भी जाती है। आपने जो चीज़ सीखी हुई होती है वो नहीं भूलती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊं ना, मैं बल्कि आपको मैथ सिखाऊं। आप मैथ मुझसे सीखेंगे इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ आपको चीज़ों का पता चलेगा। तो ये इस एंगल से कोई बच्चा अगर सवाल करे तो इसके मैंने दो अंदाज से, दो तरीकों से जवाब बता दिए।